हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्थ यूनिट मिसलेनियस कंपाउंड्स का एक टॉपिक। वो है एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। वो किस तरीके से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से डिफरेंट है। साथ के साथ हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, और कुछ कंपाउंड्स यूजेस, और उन कंपाउंड्स जैसे कि पोटाश एलम जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, और जिंक सल्फेट जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, इनके बारे में हम जनरल डिस्कशन देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एस्ट्रिंजेंट की डेफिनेशन से। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए, मैं आपको एक उसको सिंगल लाइन में बता देता हूँ। ये जो मटेरियल लिखा हुआ है ये भी आप हम समझेंगे, लेकिन जैसे कि आपसे वाइवा में पूछ लिया कि एस्ट्रिंजेंट क्या है, डिफाइन दी एस्ट्रिंजेंट, तो आप क्या जवाब देंगे? इतना लंबा चौड़ा तो समझाएंगे नहीं। तो आपको बताना ये है वहां पे कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे केमिकल्स जो कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन करते हैं, प्रोटीन जो है उनको प्रेसिपिटेट कर देते हैं, ऐसे एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिंजेंट्स बोलते हैं। इतना हमको बताना है बस, ठीक है। फिर उसमें और डिटेल अगर आप देना चाहें तो फिर आपको इस पैराग्राफ से यहाँ से मिलेगा। तो अपन देख लेते हैं अब इसको, इसमें और क्या क्या चीजें हैं। एस्ट्रिंजेंट्स आर लोकली एक्टिंग एजेंट्स विच कॉज द प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ये मैंने आपको बताया। इट हैज अ लो सेल परमेबिलिटी, मतलब ये सेल के अंदर कम जा पाएंगे। सो दे आर जनरली एक्टिंग ऑन द सेल सरफेस एंड इंटरस्टिशियल स्पेस। द एक्शन डज नॉट रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द सेल, ये एक मेन चीज है। ये सेल की डेथ कॉज नहीं करते। ओनली द परमेबिलिटी ऑफ द सेल इज रिड्यूस, तो चूंकि सेल की सरफेस पे काम करते हैं तो वहां की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं, लेकिन सेल डेथ कॉज नहीं करते। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एस्ट्रिंजेंट a general contraction of the tissues occurs like the blood capillaries। जैसे कि हमने देखा है कि एलम जो है, पोटाश एलम, उसका आफ्टर शेवलेशन में यूज आता था, तो वो कट जो लग जाते थे उसको, उस कट को वहां पे ब्लड कैपिलरीज जो स्मॉल कैपिलरीज होती थी वहां पे उनको श्रिंक करने के काम आता है, जिससे कि ब्लड जो है रुक जाए। और एज एस्ट्रिंजेंट्स हैं तो एस्ट्रिंजेंट्स आल्सो हैव द एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ताकि कोई माइक्रोबियल वहां पे ग्रोथ भी ना हो और सेप्सिस भी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। द एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द ओनली टॉपिकल इफेक्ट, तो दे हैव द लैक ऑफ द सिस्टमिक इफेक्ट सॉरी। तो इसमें सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होता है, ये सेल की सरफेस पे काम करते हैं। ये ब्लड टिश्यूज जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उनको श्रिंक कर देते हैं, उनके कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं, उन्हें सिकुड़ देते हैं। सेल सरफेस पे काम किया जाता है, सेल की डेथ को कभी नहीं करता है, और प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करते हैं। एस्ट्रिंजेंट जो है वो थोड़े बहुत माइक्रोबियल, एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी लिए हुए होते हैं। इसके अलावा इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो है पोटाशियम और जिंक सल्फेट का। तो यहाँ से हमको ये डेफिनेशन के हर पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया है कि एस्ट्रिंजेंट क्या है और इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और एस्ट्रिंजेंट दोनों से कैसे डिफरेंट है और इनमें क्या समानता है। The antimicrobial agents and astringents are the same compound, but they are different in their concentration and their strength. इनकी स्ट्रेंथ और इनके कंसंट्रेशन में ही डिफरेंशिएशन है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन फिर भी हम आगे देख लेते हैं इनमें जो बेसिक है कि ये डज नॉट अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन, पूरा प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करेंगे, डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करेंगे, सेल सरफेस पे जनरली काम करते हैं, और कोई भी सिस्टमिक इफेक्ट नहीं होता। एंटी माइक्रोबियल्स में क्या है, दे कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटीन कर देते हैं, ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द होस्ट, एंड डैमेज द सेल टिश्यू है, ठीक है, सेल और टिश्यू जो है उसको कंप्लीटली डैमेज करते हैं, और समटाइम दे हैव द सिस्टमिक इफेक्ट आल्सो। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे डिजाइन कर सकते हैं? बाय द प्रॉपर डोज फॉर्म, हम डोजेस फॉर्म लेके इनको कंट्रोल किया जा सकता है। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, ऑइंटमेंट, क्रीम किस हिसाब से देना है, कंसंट्रेशन उस हिसाब से रखेंगे, और उसके कारण हम इसका एंटीसेप्टिक अगर एंटी माइक्रोबियल एक्शन देना हो, और एस्ट्रिंजेंट अगर हमें एक्शन देना हो। साइट ऑफ एप्लीकेशन से भी हम इनको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं एस्ट्रिंजेंट्स को। एस्ट्रिंजेंट्स आर कंप्लीटली टॉपिकली एप्लीकेबल है, तो हम साइट ऑफ एप्लीकेशन के थ्रू भी उन्हें हम एंटी माइक्रोबियल एस्ट्रिंजेंट के ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो these are the similarity and differences between the antimicrobial agents and astringents.
तो हमने यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में जो पढ़ा है लास्ट वाला टॉपिक मैकेनिज्म है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, वो ऑलमोस्ट इसी का पार्ट है। क्लासिफिकेशन क्या है? दे आर क्लासिफाइड एज द सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सब एसीटेट सॉल्यूशन, एल्यूमिनियम एसीटेट सॉल्यूशन, और हमारा को जो दिया हुआ है वो है एलम। ये हमारे सिलेबस में दिया। साल्ट ऑफ जिंक में जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, ये हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, दो कंपाउंड हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, और जिंक पेरोक्साइड। सॉल्ट ऑफ सिल्वर तो सिल्वर नाइट्रेट, सॉल्ट ऑफ जर्कोनियम तो जर्कोनियम सिलिकेट, जर्कोनियम कार्बोनेट और जर्कोनियम ऑक्साइड। अदर सॉल्ट तो सॉल्ट्स ऑफ आयरन, सॉल्ट्स ऑफ बिस्मथ एंड सॉल्ट ऑफ मैग्नीज आल्सो यूज्ड एज ए एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट है, जिन एलिमेंट्स के सॉल्ट हैं वो हमें, जो कि हम एज ए एस्ट्रिंजेंट यूज कर सकते हैं, उनका हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा। अब आ जाते हैं हम मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल सा है कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करते हैं, लेकिन ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज कैसे करते हैं, क्या होता है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले वाले पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ले रहे हैं। तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या है? दे आर दी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं। मेटल्स हैं तो ये दे आर दी कैटायंस हैं व्हिच कॉज द प्रेसिपिटेशन इन द वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। दीज एजेंट्स वर्क ऑन लोकल और सरफेस, एक पर्टिकुलर एरिया पे या पूरे सरफेस पे ही काम करेंगे, एंड लीड्स टू द श्रिंकेज और फर्मिंग अप ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रिंजेंट एक्शन बोलते हैं। ये जो श्रिंकिंग और फर्मिंग अप ऑफ म्यूकस और स्किन मेम्ब्रेन को जो सिकुड़ना और छोटा हो जाना, श्रिंक हो जाना, ये है, इसी को हम एस्ट्रिंजेंट एक्शन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? Protein precipitation brought about by the astringent is ascribed to the presence of metallic ion। हमने बोला कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन जो है एस्ट्रिंजेंट का वो इस कारण से होता है क्योंकि उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं या मेटेलिक आयंस होते हैं। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास लार्ज चार्ज और रेडियस रेशियो होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसके कारण ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं बहुत सारे पोलर ग्रुप्स पे। ये पोलर ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल में पाए जाने वाले प्रोटीन और एंजाइम पे। तो इसके कारण क्या होता है? कॉम्प्लेक्सेशन, जो फंक्शनल ग्रुप है एट द साइट ऑफ प्रोटीन और एंजाइम, उसको क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, जिसके कारण वो अपना एक्शन नहीं दे पाते। तो ये ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझे। मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, सेल सरफेस भी हो सकता है, ये एंजाइम का भी हो सकता है। इसमें पाए जाने वाले पोलर ग्रुप्स हैं, ये पोलर ग्रुप्स हैं। इसके साथ ये मेटल्स है, जैसे हम जिंक सल्फेट बोल रहे हैं कि एज ए एस्ट्रिंजेंट, तो वो इसके साथ कॉम्प्लेक्सेशन कर लेगी और अपना प्रोटीन प्रेसिपिटेशन कॉज करेगी। तो ये सिंपल सी इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और इसमें ध्यान रखना, इट does not result in the complete destruction of protein, only precipitation cause destruction completely नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज। आगे बढ़ते हैं हम। यूजेस क्या है? तो यूजेस हैं इन द स्टिप्टिक्स में टू RSD हेमोरेज। आप तो ऐसा ध्यान रखिएगा, ये टर्म्स थोड़ी सी याद रखने वाली टिपिकल है कि ये जो ब्लीडिंग है स्मॉल कट से, उनको यूज करने को स्टॉप करने की। हीमोरेज मतलब कि ब्लड जहां से निकलता हो, तो कट वट लग जाता हो, घाव हो जाता हो, तो उसको जनरली बंद करने के लिए ये यूज होती है। ये तो हमने पढ़ा है, देखा है कि पहले जैसे कि एलम इसमें दिया हुआ है, तो फिटकरी का यूज आफ्टर सेवोल्यूशन के रूप में किया जाता था, बताया था मैंने आपको। ये क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल कैपिलरीज कर देते हैं और प्रमोट करते हैं ब्लड कोगुलेशन, जिसके कारण वो होता नहीं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। एज ए एंटी प्रेस्पिरेंट यूज होते हैं। इसका मतलब ये कि ये स्वेटिंग को डिक्रीज कर, स्वेटिंग मतलब पसीना आने को बंद, कम कर देते हैं। कैसे कम करते हैं? जो स्किन के पोर्स होते हैं उनको कॉन्ट्रेक्शन कर देते हैं, उनका सिकुड़ जाते हैं, तो जिसके कारण के पसीना कम आता है, लेकिन ये हार्मफुल होता है। ठीक है, इसके कारण कुछ लोग ऐसे एंटी प्रेस्पिरेंट एजेंट यूज करते हैं। अगर उनके पसीने से बहुत ज्यादा बदबू आती है या बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है किसी किसी को, तो वो एंटी प्रेस्पिरेंट एजेंट्स का यूज करते हैं। टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, सूजन हो जाना। ठीक है, सूजन क्यों होता है? क्योंकि बॉडी फ्लूइड एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई कर देते हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई होगा तो ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो फ्लूइड जाके जमा नहीं हो पाएगा। कहाँ पे जमा नहीं हो पाएगा? म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड हेल्प इन टू रिड्यूस द इडिमा एंड इन्फ्लेमेशन। ये कैसे करते हैं? इडिमा और इन्फ्लेमेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनके बहुत छोटे छोटे से अंतर हैं, जो कि आप हायर सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी अपन इस पार्ट को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है,
आप इतना ध्यान रखिए कि एडिमा और इन्फ्लेमेशन देखने में एक जैसे दिखते हैं, सूजन जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, उसको ये रिड्यूस करते हैं। दे आर एबल टू इनिबिट द ट्रांसकैपिलरी मूवमेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं हमारे ब्लड में, जो प्रोटीन होते हैं उनका ट्रांसकैपिलरी मूवमेंट जो है उसको भी रोकते हैं और ब्लड सप्लाई को भी रोकते हैं, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन और एडिमा दोनों को कम करते हैं। It promote the healing and toughen of the skin. At the low concentration, it to stimulate the new tissue, नए टिश्यू को बनाने में करते हैं, जिसके कारण वुंड हीलिंग्स में काम भी आते हैं। और हाई कंसंट्रेशन में एक कोरोसिव एक्शन देते हैं। अगर आप इनका बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रख लेंगे तो कोरोसिव एक्शन मतलब कि जलन सी हो जाएगी, जलेगा। कोरोजन जैसे कि हम देखते हैं कि कोरोजन हो जाता है आयरन पे, तो वो रस्टेड हो जाती है पूरी, ऐसा ही कुछ जला हुआ सा स्किन हमारा हो जाता है अगर हम एस्ट्रिंजेंट ज्यादा अप्लीकेबल कर दें तो हायर कंसंट्रेशन। एज ए डिओड्रेंट, तो इंटरेक्शन विद द ऑर्डर ऑफ फ्री फैटी एसिड या फैटी एसिड लिबरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द लिपिड इन द स्वेट। जो स्वेट में जो लिपिड पाया जाता है उससे बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं और कुछ फैटी एसिड बनाते हैं, जिसके कारण की पसीने से बदबू आती है। ठीक है, तो ये एज ए डिओड्रेंट करेंगे, तो हम डिओड्रेंट क्यों लगाते हैं? ताकि बदबू ना आए। ठीक है, तो बाय द एक्शन ऑफ सप्रेसिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिक्रीज द पीएच ऑफ द एरिया, उस पीएच को कम करेंगे और बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करेंगे, तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ के कारण और बैक्टीरिया और लिपिड जो मिलके जो नया प्रोडक्ट बना रहा फैटी एसिड, वो लिबरेटेड फैटी एसिड की मात्रा कम हो जाएगी, तो स्वेल जो स्मेल है स्वेटिंग की या पसीने की वो कम हो जाएगी, तो एज ए डिओड्रेंट वर्क करेगा। इट डायरेक्टली एक्ट ऑन द स्किन फॉर द रिमूवल ऑफ द अनवांटेड टिश्यू। कभी कभी कुछ स्किन रिमूवल के लिए भी या कुछ अनवांटेड टिश्यूज को रिमूव करने के लिए भी एस्ट्रिंजेंट्स का यूज किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ द एस्ट्रिंजेंट। तो हमने क्या क्या देख लिया, मैकेनिज्म देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, डिफरेंस देख लिया, एस्ट्रिंजेंट क्या होते हैं ये देख लिया, हाँ यूजेस देख लिया। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड्स पे। दो कंपाउंड्स हमको पढ़ने हैं, एलम और जिंक सल्फेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलम। एलम जो है वो हम यहाँ पे जो एलम ले रहे हैं वो पोटेशियम एलम है या पोटाश एलम है। पोटाश एलम का जो फॉर्मूला होता है वो KAlSO4 12H2O, जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 747.33 या 0.4 भी लिखते हैं कहीं कहीं। जो एलम है वो पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट है। आप यहाँ पे देखेंगे पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट जो है उसका सॉल्ट है। इट इज डबल सॉल्ट है ये, हैविंग द अमाउंट ऑफ द एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट टू द not less than the 99.5% of the पोटेशियम या पोटाश एलम के बराबर। तो ये 12H2 क्यों लिखते हैं हम? ये इसका हाइड्रेटेड फॉर्म है ना, ये इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है। हमको जैसे पोटाश एलम मिलेगा तो उसमें 12H2O वाटर मॉलिक्यूल होंगे। दो तरह के एलम हो सकता है, एक पोटाश एलम हो सकता है, एक अमोनियम एलम हो सकता है। पोटाश एलम जो है वो हमने देखा कि पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट से मिलकर बना है, जिसका फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट ये। अमोनियम एलियम क्या है? ये बना है अमोनियम आयन, एल्यूमिनियम और सल्फेट। तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम इसमें देखें तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ अमोनियम है, बाकी सब कुछ सेम है। मॉलिक्यूलर वेट में इस कारण से थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये डबल सॉल्ट है, इसलिए हम इसको पोटाश एलम या अमोनिया एलम बोलते हैं। या फिर एलम जो है वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द सल्फेट्स ऑफ। अब सल्फेट है तो मतलब ये सल्फेट रहेगा यूनिवेलेंट मेटल एंड ए ट्राइवेलेंट मेटल। तो सल्फेट ऑफ ए यूनिवेलेंट मेटल और ट्राइवेलेंट मेटल, या आपको भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम इसको एक फार्मूला से दे सकते हैं, तो सल्फेट है किसी यूनिवेलेंट मेटल के और किसी ट्राइवेलेंट मेटल। तो यहाँ पे यूनिवेलेंट मेटल कौन सी है? पोटेशियम है और अमोनियम है। तो ये यूनिवेलेंट मेटल है मतलब इसकी एक वैलेंसी होगी। ये ट्राइवेलेंट मेटल है मतलब इसकी 3 वैलेंसी होगी। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है और ये उसके सल्फेट्स हैं। तो हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एलम में बी डिफाइन एज द सल्फेट ऑफ ए यूनिवेलेंट मेटल एंड ए ट्राइवेलेंट मेटल मे बी प्रिपेयर्ड बाय दिस फॉर्म 12H2O। अब X जो है यूनिवेलेंट है मतलब या तो पोटेशियम होगा या अमोनियम होगा, तो वो हम यहाँ पे पोटेशियम। Y जो है वो कोई ट्राइवेलेंट कैटायन हो सकता है, तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम लिया, लेकिन जरूरी नहीं। कभी कभी हम दूसरे मेटल भी ले लेते हैं, जैसे कि फेरिक Fe3+। Fe3+ को भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे में जब होता है तो ऐसा एलम जो है वो एल्यूमिनियम कंटेनिंग नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम फेरिक एलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इतना सा डिफरेंस है। तो ये 3 डेफिनेशन हम ले सकते हैं।
प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, 2 सॉल्यूशन मिलाने हैं हमको हॉट कंडीशन में। किस किस का सॉल्यूशन मिलाना है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट, तो ये पोटेशियम सल्फेट लिया हम। और हॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन, मतलब जितना हमने पोटेशियम सल्फेट लिया उतना ही हमको एल्यूमिनियम सल्फेट भी ले लेना है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट ले लिया। दोनों सॉल्यूशन को हमको क्या करना है? गर्म करना है और कंसंट्रेट करना है, मतलब उसको गर्म करके आपको उबालना है जब तक कि सॉल्यूशन की मात्रा कम ना हो जाए। तो हम उसको ठंडा जब करेंगे तो एलम के क्रिस्टल्स हमको मिल जाएंगे। ये डबल सॉल्ट 2KlSO4 है ना, डबल सॉल्ट 12H2O सेपरेट आउट हो जाएंगे। इफ द क्रिस्टलाइजेशन इज डन स्लोली, लार्ज कैरेक्टरिस्टिक ऑक्टाहेड्रल हमको क्रिस्टल्स इसके देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है? कलरलेस ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर क्रिस्टल्स हैं। टेस्ट जो है वो स्वीट और स्लाइटली एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, मतलब कि थोड़ी सी पटी पटी, जैसे हम बेर खाते हैं ना, तो बेर खाने के बाद हमारे मुंह में कैसा ज्यादा खा ले, या जामुन खाने के बाद हमारे मुंह में कैसा हो जाता है, वैसा थोड़ा एस्ट्रिंजेंट टेस्ट हमको मिलता है इसका। व्हेन हीटेड स्लोली ऑन वाटर बाथ, तो इट मेल्ट इन इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये अपने ही पानी जो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 12H2, तो उसमें ये मेल्ट होने लगता है। और जब हम इसे वाटर बाथ पे हीट करते 200 डिग्री सेल्सियस पे इस लूजेट इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो जाएगा। कब? जब हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। सॉल्युबिलिटी क्या है? फ्रीली वाटर सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन ग्लिसरीन है और इनसॉल्युबल इन अल्कोहल है। आगे पढ़ते हैं हम और इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, चूंकि 3 सॉल्ट थे हमारे, पोटाश एलम, तो पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट का इसमें हम आइडेंटिफिकेशन लगाएंगे। टेस्ट फॉर प्यूरिटी, इट इज टेस्ट फॉर आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, आयरन, जिंक, है ना। एलम इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल द टेस्ट फॉर अमोनियम सॉल्ट आल्सो। असे कैसे करते हैं? असे हम इसका करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से। इसमें क्या करेंगे हम? जो सैंपल है या जो हमारा एलम है 2 ग्राम, उसको वे कर लेंगे, 300 ml पानी में उसे डिजोल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें हम 20 ml अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाएंगे, 5 ml मिथाइल रेट सॉल्यूशन मिलाएंगे एंड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ अमोनिया मिलाएंगे जब तक कि वो येलो कलर ना हो। जब ये सॉल्यूशन, हमने इसमें 4 चीज मिलाई है ना, एलम, वाटर, 20 ml अमोनियम क्लोराइड और मिथाइल रेड, और फिर लास्ट में अमोनिया सॉल्यूशन। तो पानी को अगर हम छोड़ दें तो उसको छोड़ के हमने 4 चीज मिलाई जब तक कि उसमें हमको कलर येलो ना मिल जाए। जब ये सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसे हम गर्म करेंगे टू द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब वो उबलने लग जाए जब तक गर्म कर, ठीक है। देन फिल्टर कर लेंगे उसको। फिल्टर करने के बाद द प्रेसिपिटेट इज वॉश्ड, जो प्रेसिपिटेट आएगा उसे वॉश करना है 2.5% सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट से। और इसे कब तक वाला? अंटिल इट बिकम फ्री फ्रॉम द क्लोराइड, जब तक कि वो फ्री ना हो जाए, अमोनियम क्लोराइड बन के बाहर निकल जाए। जो प्रेसिपिटेट बचेगा उसे, वो बचेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसे हमको ड्राई करना है 120 डिग्री सेल्सियस पे और उसका वे ले लेना, वेट ले लेंगे। तो ईच ग्राम ऑफ रेसिड्यू जो इसका बलेगा वो होगा इक्वलेंट 9.307 ग्राम ऑफ पोटाश एलम के। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे कि कितना ग्राम रेसिड्यू आया और उससे हमारा कितना ग्राम पोटाश एलम हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। तो इससे हम उसकी प्यूरिटी पता लगा सकते हैं। इनकॉम्पेटिबिलिटी, किसके साथ इसकी बातचीत नहीं बैठेगी, किससे इसका झगड़ा है, वो इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाती है। हम भी किसी किसी के साथ कॉम्पिटेबल होते हैं, किसी के साथ नहीं होते, ऐसे ही कंपाउंड्स भी हैं। तो ये किसके साथ कॉम्पिटेबल नहीं है, इनकॉम्पिटेबल है? बोरेक्स है, अल्कली है, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, लेड, मरकरी, टेनिन्स, फिनॉल एंड सैलिसिलेट के साथ ही ये इनकॉम्पिटेबल है। ये इनकी बैठती नहीं है, आपस में बनती नहीं है, ठीक है। मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ दूसरा प्रोडक्ट बना लेंगे। यूजेस क्या है? एलम प्रेसिपिटेट द प्रोटीन एज अ पावरफुल एस्ट्रिंजेंट, ये तो हम क्लास में पढ़ी नहीं। इसके साथ था डायल्यूट 1/4% सॉल्यूशन यूज एज एस्ट्रिंजेंट एज अ माउथ वॉश एंड गार्गल। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट क्या है कि ये डिस्ट्रक्शन ऑफ टीथ कर देता है। 2% सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं टू एप्लीकेशन टू द स्किन, स्किन पे अप्लाई करते हैं तो रिड्यूस द एक्सेसिव परस्पिरेशन को यूज करने के लिए, कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है तो हम उसका 2% यूज करते हैं। स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन 5 to 10% अगर हम यूज करें तो उसके कारण ही हार्डन ऑफ स्किन हो जाता है। इसका जनरली एथलीट्स यूज करते हैं, है ना, टू मेक द टफ स्किन, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भाग सकें और अपनी स्किन को टफ बना सकें, तो उनको एथलीट्स में काम आए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। तो एलम डाइल्यूटेड विद द 6 part of the purified talc and used as a food powder, ठीक है। एलम आइदर पाउडर और एज ए स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन यूज्ड इन दी सिप्टेटिक, मतलब कि
श्रिंकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो हेमोरेज कंडीशन को कम करने के लिए, जब माइनर कट्स या एब्रेशंस हो जाएं तो स्टिप्टिक इसको बोलते हैं, स्टिप्टिक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन है स्टिप्टिक। तो एज ए स्टिप्टिक मतलब कि सीधा सिंपल सा है कि वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको श्रिंक कर दे रहा है जिससे कि ब्लड ना आए, है ना। तो वे पाउडर फॉर्म में या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में हम इसका यूज कर सकते हैं। इट इज फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड इन द मेकिंग अस्ट्रिंजेंट सॉल्यूशन 0.5, हम इसका इस्तेमाल और लोशन के रूप में और डाउस के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन प्रॉपर्टी ऑफ एलम इज यूटिलाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेट डिप्थीरिया और टिटनस ऑक्साइड को करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। आगे आ जाते हैं हम। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का जो क्रिस्टलाइन फॉर्मूला है वो है ZnSO4 7H2O, इसका 12H2 होता है ना पहले वाले का। मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 287.6 ग्राम्स। इट इज नॉट लेस देन 55.6%, नॉट मोर देन 61% ऑफ जिंक सल्फेट corresponding to the not less than 99.5% and not more than equivalent to 102% of hydrated zinc sulfate। ये क्या लिखा रहता है, ये सब आपने पहले भी पढ़ा, ये है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी लिखी रहती है, इतना होना चाहिए ऐसा, हमारा प्रोडक्ट की प्योरिटी लिखी हुई है इतना होना चाहिए, इतना लेस देन उसमें जिंक सल्फेट नहीं होना चाहिए आपके कोई भी, अगर आप जिंक सल्फेट ले रहे हैं तो, है ना। तो ऊपर वाला जो है वो डिहाइड्रेटेड का नीचे लिखा हुआ है हाइड्रेटेड, कि अगर आप डिहाइड्रेटेड इतना ले रहे हैं तो उसमें इतना हाइड्रेटेड मटेरियल होना चाहिए, समझ गए। प्रिपरेशन बहुत सिंपल प्रिपरेशन है कि जिंक जो है मेटेलिक जिंक लीजिए, मेटेलिक जिंक ले ली, उसमें को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपको क्या करना है, बॉईल करना है। तो जिंक टर्निंग्स लेंगे और इसमें हम जिंक मेटल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं, और ये कब तक इसको बॉईल करेंगे, जब तक कि उससे ये हाइड्रोजन गैस निकलती जाएगी। इस पूरे उसमें हम जो अनडिजॉल्व्ड जिंक मेटल होगा उसे हम फिल्टर कर लेंगे और सॉल्यूशन को हम इवोपरेट करेंगे तब तक कि हमको क्रिस्टल्स ऑफ जिंक सल्फेट ना मिल जाए। द एक्सेस ऑफ जिंक मेटल हम इसलिए यूज करते हैं ताकि सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली यूज कंज्यूम हो जाए या उसको हम यूज कर लें और हमारे प्रोडक्ट में फ्री सल्फ्यूरिक एसिड ना आ पाए। तो ये वन ऑफ द मेथड है। इसकी दो मेथड और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एक और मेथड क्या है, वो भी सिंपल सी है कि जिंक मेटल की जगह हमने जिंक ऑक्साइड ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया। यहाँ पे भी हम जिंक ऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज्यादा रखेंगे देन दी सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि जिंक सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमारे प्रोडक्ट में ना आ पाए। और अनडिजॉल्व जो जिंक ऑक्साइड जो है फिल्ट्रेट है उसे हम फिल्टर कर लेंगे, और जो नीचे जिंक सल्फेट है उसे हम कंसंट्रेट करेंगे, हमको उसके साथ उसका 7 मॉलिक्यूल विथ ऑफ वाटर वॉल क्रिस्टलाइजेशन के साथ वो मिलेगा। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन बाय हीटिंग द जिंक सल्फाइड, है ना। तो जिंक सल्फाइड के साथ इसे हीट करेंगे अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन तो ये जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। The heated mass is dissolved in hot water and filter and the solution is concentrate for the crystallization। ऐसा हम इसको बना सकते हैं बाय दी तीन मेथड जिंक सल्फेट को, है ना। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज जो है एलएम जैसी है, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन पाउडर है, मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर है, ये वो थोड़ा सा स्लाइटली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन था, ये फ्रीली सोल्यूबल इन ग्लिसरीन है, इनसोल्यूबल इन अल्कोहल है, वो भी इनसोल्यूबल इन अल्कोहल था। इसका जो सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का, वो स्लाइटली एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट, और इसका पीएच लगभग होता है 5 के आसपास। ये एफ्लोसेंस होता है इन द ड्रायर, इसका मतलब होता है कि ये अपने जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो 7H2 है वो लूज कर देगा ऑन ड्राइंग, मतलब ड्राई हो जाएगा जैसे हम बाहरी में रखेंगे। हम इसको डिहाइड्रेशन कर सकते हैं जिंक सल्फेट का, कैसे करेंगे, अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे तो 7H2 है जो वो 2H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो 2H2 है जो वो 1 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा। 450 पे गर्म करेंगे तो कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, और 740 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट उसको हीट करेंगे या 740 डिग्री सेल्सियस तो वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट। ये डबल सॉल्ट भी बना लेता है विद पोटेशियम एंड एल्यूमिनियम अमोनियम सल्फेट के साथ। तो अमोनियम सल्फेट हमने यहाँ पे लिया, तो पोटेशियम और अमोनियम सल्फेट जो है, पोटेशियम होगा तो K2SO4 होगा, तो जिंक सल्फेट जो है उसके साथ डबल सॉल्ट बना लेता है। एट वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा जब हम इसको रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट, तो NOH के तो जिंक हाइड्रोक्साइड बनाएगा और NaCl बनाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड पे एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो वो जिंक सोडियम जिंकेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द जिंक सल्फेट। हम आगे बढ़ते हैं इसमें आइडेंटिफिकेशन। तो जैसे हमने उसमें क्या क्या था, उसमें था पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट, तो हमने उसमें उसी के टेस्ट लगाए थे। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमारे इसमें जिंक है और सल्फेट है, तो एक्वस सॉल्यूशन इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ जिंक और सल्फेट। सीधी सिंपल सी बात है, ये जो जिससे बना है उसी का आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। ये कॉमन फंडामेंटल भी है किसी का आइडेंटिफिकेशन लिखने का, किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जिससे बना है उसका वो देगा टेस्ट। सीधी सिंपल सी बात है ना। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट फॉर प्यूरिटी, इट इज टेस्टेड फॉर द एसिडिटी, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, निकल, आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड, अल्कली, अल्कली अर्थ। तो इसमें से भी कुछ कंपाउंड आपको वहीं पे मिलेंगे। तो ये टेस्ट फॉर प्यूरिटी भी आपको कंफ्यूज करेगी। आप बहुत सारे कंपाउंड पढ़ लेंगे तो ये याद नहीं रहती। तो इसमें आपको एक कॉमन फंडामेंटल आप याद रखिएगा कि जो जनरली हैवी मेटल्स, आयरन मेटल्स होती हैं, ठीक है, उसको हम जनरली टेस्ट करते हैं टेस्ट फॉर प्यूरिटी में, है ना। ये कंफ्यूजिंग है बहुत, आप इसको याद रखना बहुत मुश्किल है इंडिविजुअली। तो आप इसमें फंडामेंटल याद रखिए कि ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स, आर्सेनिक वार्सेनिक, हैवी मेटल्स, ये जो है जनरली टेस्टेड फॉर प्यूरिटी रहते हैं, है ना। जैसा ग्रेविमेट्रिकली हमने उसको टेस्टेड किया था, मतलब एस्ट्रिंजेंट जितने भी है वो सबका ऐसे में ग्रेविमेट्री है। ये कॉमन फंडा याद रखना, ठीक है, भले वो एलम हो या जिंक सल्फेट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिंक सल्फेट इज कन्वर्टेड टू द जिंक कार्बोनेट विद सोडियम कार्बोनेट, और फिर जिंक कार्बोनेट को हम जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे और जिंक ऑक्साइड जो है उसे हम वे कर लेंगे। तो उसके रेसिड्यू, तो ईच ग्राम ऑफ रेसिड्यू जो है वो 1.984 ग्राम ऑफ जिंक सल्फेट के बराबर होगा। ये हम इसका ऐसे ऐसे लगा सकते हैं, सिंपल सा। ग्रेविमेट्रिकली एलम में भी हमने ये किया था, है ना। तो उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया था, Al2O3। डोज क्या है, 0.6 to 2 ग्राम इसका डोज है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, है ना। तो इसमें कंपाउंड्स में ऐसा ही पढ़ना पड़ता है, सीधा सीधा जो है वो है ना। इसमें बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेटरी कहिए नहीं, जो समझाने का पार्ट था वो मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ। इनकॉम्पिटिबल किसके साथ है, ये अल्कली कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड और विथ एस्ट्रिंजेंट इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शंस के साथ इनकॉम्पिटिबल होता है। यूज्ड क्या है, इट इज यूज्ड कॉमनली, not commonly used for the internal purpose, but zinc sulfate act as a emetic action for the and vomiting reflexes देगा। इसका जनरली हम इंटरनल यूज नहीं करते हैं, टॉपिकली होते हैं एस्ट्रिंजेंट्स, लेकिन जिंक सल्फेट जो है वो एमेटिक एक्शन भी दे देते हैं, है ना, मतलब वो वॉमिटिंग भी कॉज करते हैं। इसलिए जो नार्कोटिक पॉइजनिंग होती है उसमें हम जिंक सल्फेट का यूज करते हैं। इसका कुछ परसेंटेज ग्राम सॉल्यूशन बना के हम ओरली सॉल्यूशन के रूप में देते हैं। सर्व एज एड जो है वो यूज होता है इन द हीलिंग ऑफ द वाउंड्स में। इट इज यूज्ड एक्सटर्नली एज ए एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी इन द पाउडर और सॉल्यूशन फॉर्म। 0.25% एक्वस सॉल्यूशन यूज एज एन ऑप्थेल्मिक स्ट्रिंजेंट के लिए यूज होता है। तो दीज आर दी यूजेस ऑफ द जिंक सल्फेट। तो ऑलमोस्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा है वही है, कुछ कुछ पॉइंट आपको इसमें याद रखने। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा जो भी एस्ट्रिंजेंट पार्ट हमने पढ़ा है। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट या कोई सजेशन है, कुछ पार्ट ऐड करना है या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये समझ में नहीं आया, तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट 4 के नए टॉपिक के साथ।